हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट इंडिया ऑनलाइन क्लासेस। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। और सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, जिसमें हम लोगों ने एंटी कैंसर मेडिसिन्स और एड्स के लिए मेडिसिन को पढ़ा था और कहाँ यूज होता है हमारे केमिस्ट्री का, उसके लिए भी हम लोगों ने देखे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हमारा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके मास याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10 के पावर -27 kg। यानी सबसे हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन। उससे भारी कौन है? प्रोटॉन। और सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। दोनों पे चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये ऑर्डर याद रखिएगा, कौन भारी है और कौन हल्का है। चार्ज के लिए अगर बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ये याद रखिए, 12 फिजिक्स में भी काम आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। और प्रोटॉन पर बस सेम चार्ज होगा, बट पॉजिटिव में होगा। इतना हम लोग पढ़ के फटाफट आगे बढ़ते हैं। हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट के अंदर और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे एक एटम का मास भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU शॉर्ट में बोलते हैं, या आजकल U भी इसको बोला जाता है। ठीक है, U मतलब यूनिफाइड मास, AMU शॉर्टकट है अपना एटॉमिक मास यूनिट का। इसमें क्या पढ़ते हैं? देखिए, एक एटम का मास ऐसे डिफाइन किया गया है, जैसे देखिए, अगर मान लो कि हमारे पास हमें सब्जी हम लोग खरीदने जाते हैं, तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक हमारे पास तराजू होता है, और एक तरफ हम लोग तराजू के इधर सब्जी रखते हैं, और एक तरफ क्या रखते हैं? एक वजन करने वाला कोई एलिमेंट रख देते हैं, जैसे लोहा का 1 kg का कोई टुकड़ा रख देते हैं। 1 kg का टुकड़ा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इतना चीज़ रखेंगे, इसके बराबर हो जाएगा तो हमारा सब्जी 1 किलो का हो जाएगा। यही हम लोग मेजर करते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि एटम्स को मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक यूनिट बनाया, उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो होता क्या है कि लेते हैं हम लोग कि एक AMU माने किसी भी एटम का जो मतलब एक एटम होगा, उसका वजन कितना होगा, मास कितना होगा। चाहे वो कार्बन एलिमेंट है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम है, लिथियम है, कुछ भी है, उसके एक एटम का मास कितना होगा, इसको बोलते हैं AMU। ठीक है, इसको हम लोग डिसाइड किए हैं। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं एक एटम का मास, चाहे किसी भी चीज़ को हो, वो पता है कितना होगा? वो होगा हमारे पास, या तो आप बोल दो 1 AMU, ठीक है, या बोलो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। माने कार्बन 12 एक एटम ले लो, उसका 1/12 पार्ट ले लोगे, वो 1 AMU के बराबर होगा, या फिर एक एटम के बराबर होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कार्बन के एक एटम का मास, देखो कार्बन, मान लो मैं कोयला एक कार्बन है, ठीक है, कोयला एक कार्बन है, इतना बड़ा मैं कोयला ले लिया। अब इसमें एक एटम थोड़े होगा, इसमें तो कम से कम ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे, बिलियंस ऑफ एटम होंगे। इसमें से एक छोटा सा एटम को बाहर मैंने निकाला तो कहूँगा कार्बन है, कार्बन का एक छोटा सा एटम है। इस एक छोटे से एटम का वजन कितना होगा? तो वही बोल रहा हूँ, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो 12 उसका एटॉमिक मास होता है, इसमें आप 1 AMU से गुणा कर दो, कुछ नहीं करना इधर उधर, बस इतना समझ लो, किसी भी चीज़ का पूछेगा हम उसमें 1 AMU से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 12 AMU। यानी एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। अब देखो, AMU का एक फिक्स वैल्यू होता है, उसको याद करके रखना पड़ेगा। फिक्स वैल्यू जो होता है उसको याद रखना पड़ेगा आपको।
तो एक एएमयू जो होता है वो होता है, मैं लिख देता हूँ, एक एएमयू का वैल्यू 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि इसको ग्राम में बदलो 12 AMU को, 12 AMU क्या है तो बोलेंगे कार्बन के एक एटम का मास है। ठीक है, अगर इसको ग्राम में बदलना हो तो क्या करोगे, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, इसको गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको दो तरीका है, किसी भी चीज़ का अगर एएमयू में मतलब एक एटम का यूनिट वजन चाहिए तो उसको एएमयू लिख दो सीधा सीधा। आप खुद जानते हो, जैसे देखो हीलियम, हीलियम कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। ठीक है, तो आपको बोला जाए एक एटम ऑफ हीलियम, माने हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा अगर पूछा जाए, तो आपको कहना, इधर मास लगा दो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम अगर पूछा जाए तो आप कहोगे 4 होता है, और एएमयू लगा दिया हमने, और क्या। अगर कहा जाए इसको ग्राम में बदलो तो बोलेंगे 4, और एएमयू का वैल्यू रख देंगे 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, बस हो गया। यानी इतना जो डाटा आएगा वो एक हीलियम एटम का मास होगा। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो अब ऐसे ही, अब अगर देखो किसी को दिक्कत आएगा गुणा करने में, तो दिक्कत होना चाहिए, 4 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 6 चौका 24, 25, 26, 6 हाथ में 1, 4 और एक 4 और एक 5, है ना, गलती हो गया क्या, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 6 चौका 24, 26, 2, 4, 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी 2 अंक के बाद 6.68 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, इतना हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप किसी भी चीज का बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को देख रहे हैं। तो अब यहाँ से पता चल गया एएमयू क्या है, मैं एक बार शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एएमयू को लिख देता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1.67 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम। आपको ना देख के एक चीज़ हैरानी हो रही होगी, ये देखो, ये जो आपको मैं अभी बताया हूँ मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, ये वही है, बस खाली देखो केजी में है और यहाँ पे ग्राम में है। तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से गुणा कर देते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोटॉन का मास जो है वो होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, और इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे। तो 3 जीरो है तो ऊपर से 3 कम होगा ना 27 में से, तो 27 में से 3 कम किया हमने तो देखो 24 आ ही जाएगा। तो यानी ये कुल मिला के एक एटम का मास कुछ नहीं है, एक प्रोटॉन के मास ही है। ठीक है, तो यानी एक एटम का मास अगर किसी भी चीज़ के कहोगे तो आप सीधा बोल दोगे एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। तुम्हें बोलना चाहिए, देखिए सर यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है, उसमें तो न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो अगर एक एटम की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसाइडर नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस, सारा का सारा मास न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियस के मास को कंसाइडर करते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक एटम का मास कितना होगा तो आप बोलना कि देखिए वो 1 AMU के बराबर होगा, और वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है एक्चुअली, है ना। ऐसे आपको याद कर लेना है। अब एक टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास।
है ना। देखो एक क्वेश्चन पहले थोड़ा सा कर लें, फाइंड, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सुनिए। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन, अब देखो इन किसमें किसमें, पहला 12 AMU ऑफ हीलियम। अब देखो 12 AMU हीलियम है, कितने एटम के बराबर है, ठीक है, मतलब सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 12 AMU ऑफ हीलियम। ओके, देखो इसको अगर आपको निकालना है, इसमें कितने एटम्स होंगे, 12 AMU आपके पास है हीलियम, देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12 AMU हीलियम है, उसमें कितने एटम होंगे। आप जानते हो एक चीज़ कि 4 AMU में हीलियम के एक एटम होते हैं, यही ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 AMU अभी तो पढ़े इसके पहले। हीलियम जो होता है, अगर नहीं आ रहा समझ तो फिर से बताता हूँ। देखो हीलियम जो होता है ये 4 होता है मास उसका, और उसका नंबर होता है 2। तो आप कह सकते हो इसका एक एटम का मास कितना होगा, 4 AMU। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 4 AMU होगा तो कितना एटम होगा हीलियम के, तो एक एटम होगा किस, हीलियम का। तो एक AMU में कितना होगा, तो 1/4 हीलियम एटम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार 12 AMU में कितना होगा, तो 1/4 × 12 हीलियम एटम, है ना, कटेगा 3 टाइम में, तो आ जाएगा 3 एटम। कितना हो जाएगा, 3 एटम। तो ये बहुत सिंपल है कि आपको बताना होगा, यूनिटरी मेथड हमने लगाया है ना, कि 4 AMU में एक एटम, तो 1 AMU में 1/4 एटम, फिर 12 AMU है तो कितना होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो कहे कि 28 AMU 28 AMU ऑफ नाइट्रोजन, बताना है आपको इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। अब तो फिर से वैसे ही, नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर होता है, इसका 14 मास होता है, यानी 14 AMU में एक एटम होता है, एक एटम होता है, ठीक है। 14 AMU, एक AMU में कितना एटम होगा, 1/14 एटम। इस प्रकार 28 AMU में कितना होगा, तो 1/14 × 28, 2, कितने एटम आएंगे, 2 एटम। ये उल्टा पूछा गया है आपसे, ऐसा पूछा जाता है कि 2 एटम, जैसे उल्टा देखो, इसी को सोचो उल्टा, जैसे 2 एटम अगर नाइट्रोजन का दिया जाए तो उसमें कितना AMU होगा। तो उल्टा देखो, सोचो 2 एटम है हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो एक एटम का 14 होता है, तो 2 एटम का 28 AMU होगा। तो इसलिए उल्टा पूछा गया कि 28 AMU ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे, माने नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। अब हमारा आएगा ऐसे ही, आप 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट में लिख के। देखिए अगर डाल्टन भी लिखता है तो भी वही, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल्टन AMU सब एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में लिखे 10 डाल्टन, DA लिख देता हूँ, डाल्टन ऑफ हाइड्रोजन, एक ही बात है, डाल्टन हो या AMU हो बात। इस 10 डाल्टन ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन के। या चौथा क्वेश्चन होगा हमारे पास 24 AMU ऑफ कार्बन, 24 AMU ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे, आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसका अगर आपको समस्या है तो आप बताना, मैसेज करके कमेंट करके हम आंसर कर देंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास अगला है हमारा टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास,
कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना, इसको शॉर्ट में RAM भी बोलते हैं, है ना। तो अगर रिलेटिव एटॉमिक मास आपको निकालना है किसी भी एटम का, तो इस एक फार्मूला याद रखो, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, माने एक एटम का एब्सोल्यूट मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम कार्बन 12। कुछ नहीं, आप कोई फार्मूला देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा फार्मूला नहीं याद है, नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा याद रखो, जब भी किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास याद करना है तो एक एटम का एब्सोल्यूट मास ऊपर रख देंगे, मतलब एब्सोल्यूट मास ऑफ वन एटम, ये जो मास ऑफ 12 पार्ट है ना, इसी को तो 1 AMU बोलते हैं। 1 AMU नीचे रख देंगे, हो गया, निकल जाएगा। जैसे देखो, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल में कहें हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो देखो RAM, आपको RAM निकालना है हीलियम के लिए। तो जानते हैं हम लोग कितना होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, माने एक एटम का मास, हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो 4 AMU होगा। क्योंकि हीलियम 4 नंबर पर होता है, तो 4 को AMU से गुणा कर दिए, डिवाइडेड बाई उसका 1 AMU से गुणा, नीचे डिवाइड कर देना है। देखो AMU से AMU कटा तो बच गया 4, ऐसे ही निकलेगा, है ना। ऐसे ही आपसे पूछे कार्बन 12 का RAM क्या होगा, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, कार्बन 12 का 12 AMU होता है, डिवाइडेड बाई 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, तो कटेगा तो 12 आ जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता, याद रखना, रिलेटिव एटॉमिक का कोई यूनिट नहीं होता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो यूनिट, कोई इसका यूनिट नहीं होता। अब कुछ नहीं, अगर कोई पूछे तो उसका बस मास बता दोगे, वही हो जाएगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे जो आप बताते हो ना कार्बन, वो पीरियोडिक टेबल में, वो रिलेटिव एटॉमिक मास ही तो है। जैसे सोडियम का 23, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, जो हम लोग बताते हैं एक्चुअली वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास ही है ना। देखो यहाँ से वैसे तो आ रहा है ना। ऐसे ही हमारे पास एक और आता है मोलिक्यूलर एटॉमिक मास, है ना। मोलिक्यूलर एटॉमिक बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट मोलिक्यूलर मास, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं रिलेटिव मोलिक्यूलर मास। ओके, पहले ना एब्सोल्यूट वाला पढ़ा दे, जैसे अभी आपने पढ़ा U, वो एब्सोल्यूट था, है ना। जैसे देखिए, अगर आपको बोलें एब्सोल्यूट मोलिक्यूलर मास, ठीक है, एब्सोल्यूट मोलिक्यूलर मास। जैसे देखो नाइट्रोजन N2, अब तो मोलिक्यूल हो गया ना, ये अकेले नहीं रहा तो मोलिक्यूल हो गया। एटम अकेले रहता है, मोलिक्यूल जोड़ा में, मतलब किसी से बॉन्ड बना के रहता है। तो बोले मोलिक्यूल जो है हमारा, इसका अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो देखो कितना है, एक होगा कितना होता है 14, 2 है तो कितना, 2 से गुणा करें तो कितना हो गया 28। लेकिन एब्सोल्यूट लिखा है ना, इसलिए U लगाना जरूरी है, यानी AMU लगाना जरूरी है। ऐसे ही आपको मैं बोल दूं, मान लो CH4 बोलूं, तो कार्बन का कितना होता है मास 12, प्लस हाइड्रोजन का 12, एक एक है इसलिए 12 लिख दिया। अगर 2 रहता C2 ना, तो इसको 24 करना पड़ता, 12 गुणे 2। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 12 और 4 16। AMU लगाया मैंने जानबूझ के, AMU का मतलब मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट माने उसका अपना एक मॉलिक्यूल, है ना। ऐसे ही आप H2SO4 का भी निकाल सकते हैं। H2 यानी देखो, आप H2SO4 से पहले आप पहले इसका निकालिए, C2H6,
तो कितना होगा इसका, तो 2 है। देखो कार्बन एगो कार्बन का 12, लेकिन कार्बन है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है 6, तो 6 से 12 दूना 24 प्लस और 6 30 हो गया। ठीक है 30, लेकिन AMU लगाएंगे हम लोग। चलिए आइए इसका देखते हैं, किसका, H2SO4 का। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 रख दिए, प्लस सल्फर के कितना होता है, सल्फर होता है 32 प्लस एक ही है सल्फर इसलिए, और 16 होता है एक कार्बन का, 4 है 64 ये हो गए, यानी ये 32 और 2 34 प्लस 64 16 होगा 64, 4 4 8 6 3 98 हो गया, है ना। लेकिन AMU हमें लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं। अब ठीक वैसे ही हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ना होगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब ये क्या है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो अब कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जब भी रिलेटिव शब्द आए तो बोलना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे अब बस कुछ नहीं करना, यू हटा देना है। जैसे अभी हमने रिलेटिव पढ़ा ना, जैसे रिलेटिव, इसको शॉर्ट में बनाए तो फॉर्मूला रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी RMM शॉर्ट में, यही ना। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 1 AMU, यही बन गया इसका फॉर्मूला। कोई बात नहीं, आप जब भी रिलेटिव शब्द आता है कहीं भी आए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो समझ लेना उसी से डिवाइड होना है, जो ऊपर रहता है जो यूनिट उसी से डिवाइड होना होता है। जब भी रिलेटिव शब्द है, कई जगह मैं बताऊंगा, देखना। RMM अगर आपको निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको निकालना है, यहाँ पे एक ले लेते हैं एग्जांपल, चलो नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं, इसका RMM बताना है। तो RMM यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, ऊपर आप जानते हैं कितना हो जाएगा इसका, 14 दूना 28U डिवाइडेड बाई 1 AMU। अरे वही U या AMU ऊपर भी कर लो, तो ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 28। इसका आंसर आएगा 28, है ना। ऐसे ही अगर आपको कहें H2SO4 का RMM बताना, तो आप बता दोगे 28, बस खाली U गायब कर दोगे तो हो जाएगा। कहने का मतलब U हटा देते हैं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। लेकिन एक शब्द और आएगा आपके, ग्राम मॉलिक्यूलर, समराइज करेंगे, टेंशन नहीं लो। मॉलिक्यूलर मास ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है, यही सब क्वेश्चन में लिख देता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये सब अब बनता नहीं है, इसलिए पढ़ाना जरूरी था। तो इसको हम लोग ना मोलर मास भी बोलते हैं, मोलर मास। कहीं कहीं पे आप हम ही लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट अगर कोई पूछे, ये 1 ग्राम का नहीं है, जैसे ये ग्राम शब्द आ गया ना, तो समझना कि एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है। एवोगाड्रो नंबर एक होता है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल का वेट को ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ये ना 1 मोल भी बोला जाता है, आगे चल के मोल अभी पढ़ेंगे। तो ये 1 मोल अगर कोई इतना नंबर में मैंने 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल अगर कोई है, इतना मॉलिक्यूल मतलब लाए हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसका वेट है ये। एक्चुअली ऐसे समझो, जैसे मैं कहूँ 6.023 क्या 22 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2, अगर ये इतना लेके आए हैं तो कितने ग्राम के बराबर होगा। आपको कुछ नहीं करना है,
बस इसके जितना भी होगा ना ये इसका मॉलिक्यूलर वेट उसमें ग्राम लगा देना। जैसे ये इसका 28 होता है, N2 है तो 14 और 14 28 हो जाएंगे, तो 28 ग्राम लगा दो, हो गया। 28 ग्राम बोलो या इतना मॉलिक्यूल बोलो, दोनों एक ही बात है ना। एक और चीज़ देखना, अगर मैं बोलूँ जैसे मान लो CH4 का हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है, GMM, तो देखो 12 और 4 16, 16 U बोल सकते हो, 16 U नहीं 16 ग्राम बोल सकते हो। ऐसे ही मैं बोलूँ H2SO4, तो आपने निकाला था अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर पूछे H2SO4 का तो आपको 98 ग्राम बोल देना है। ऐसे ही अगर बोला जाए जैसे C6H12O6 की बात करें, ग्लूकोज है, तो इसका देखो कैसे निकालेंगे। कार्बन कितने होते हैं, कार्बन का 12 होता है और 6 है, तो कितना हो जाएगा 12 × 6 प्लस ये है 12, तो 12 लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × कितना 6। अब इन सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा 12 ये हो जाएगा तुम्हारा 36 के 6 96 प्लस 12 72 72। अब जोड़ लेते हैं इसमें, देखो कितना हो रहा है 2 2 4 4 और 6 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 1 11 11 7 18 180 AMU बोल रहा हूँ 180 ग्राम, AMU नहीं 1 ग्राम होगा, है ना। ये कोई डरने वाला बात नहीं है ना। अगर फिर से रिवाइज करते हैं, देखो अभी याद कराते हैं 1 मिनट के अंदर। अगर कोई कहे एब्सोल्यूट, देखो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, तो कुछ नहीं करना, उसके मॉलिक्यूलर वेट जो निकालोगे उसमें AMU लगा देना, खत्म। और अगर कोई पूछे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो कुछ नहीं, आपको बस उस AMU को भी गायब कर दो और एक्चुअली उसमें बोल दो, जैसे नाइट्रोजन का 28 होता था तो आप बोल दो 28, है ना, AMU हटा दो। अगर मॉलिक्यूलर मास बोले कोई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें ग्राम लगा दो, खत्म। ऐसे ही याद कर लेंगे फटाफट। देखो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ऐसे ही याद हो जाएगा शॉर्टकट में। मैं यहाँ पे एक कोई भी चीज़ देखो, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले भी वही चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एटम्स का। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखता हूँ, मैं दोनों चीज़ का बनाता हूँ अच्छे से। एलिमेंट है यहाँ पे मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अभी तो वही पीछे पढ़े एटॉमिक मास, अभी मॉलिक्यूलर मास पढ़े उससे जस्ट पहले, यानी एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। चलो ये हो गया। अब इसी का बड़ा भाई आता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास, यही तो आएगा। एक और हम लोग बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ओके। अब क्या बस हो गया। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, ये लास्ट वाला कॉलम की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे देखो यही 3 गो था हमारे पास, तो एक हम लोग मान लो यहाँ पे हीलियम रख दो। हीलियम 4 नंबर पाता है, 2 माने 4 मास होता है, 2 नंबर पाता है। हीलियम हो गया। नाइट्रोजन होता है 14 नंबर पर 7 नंबर पाता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पाता है, मास 16 होता है। ऐसे ही कार्बन 6 नंबर पाता है, इसका वो 12 होता है उसका मास, ओके। अगर मैं इसको कहूँ कि बताओ आप एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हीलियम का, तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, जब भी एब्सोल्यूट शब्द आए नाम में AMU जोड़ देना, जैसे 4 AMU, खत्म। अगर कोई पूछे नाइट्रोजन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, बोलेंगे 14 AMU। अगर कोई कहे, अच्छा देखना एब्सोल्यूट को ना एवरेज भी बोला है, तो एवरेज तो कंफ्यूज मत होना, 16 AMU। कार्बन का कोई पूछे तो 12 AMU। एब्सोल्यूट बोले या एवरेज बोले एक ही बात है। अगर वही रिलेटिव बोलेगा, जब जैसे ही बोलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो AMU को गायब कर देंगे,
क्योंकि रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता, यानी 4 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। अगर वही ग्राम में कोई कहेगा तो कह देंगे 4 ग्राम, 16 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम, 16 ग्राम और 12 ग्राम, खत्म। कोई पूछे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 12 ग्राम, लेकिन कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 12। कार्बन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा, कितना, 12 AMU। ठीक वैसे ही जो ये हमारा एटम के लिए था, वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, देखो मैं सामने ही बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा MOLECULES, इसको हिंदी में अणु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ लिखे हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, ठीक। और मैं बोलूँगा यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया, तो यहाँ पे लिखा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहाँ पे लिख दूंगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हूँ ग्राम एटॉमिक मास, तो यहाँ पे लिख दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कहने का मतलब, जहाँ वहाँ पे एटम है यहाँ पे मॉलिक्यूल लगा दिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। जैसे अब बात कर रहा हूँ मैं N2 की बात कर रहा हूँ, कोई एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कहे तो नाइट्रोजन का A का 14 होता है 14, तो 2 का 28 होगा। एब्सोल्यूट पूछा है तो मैं AMU लगा दूंगा, खत्म, जैसे इसमें लगाता था। ऐसे ही इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहे तो AMU हटा दूंगा, खत्म। अगर इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहे तो मैं इसमें ग्राम लगा दूंगा, खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ही अगर मुझे कोई CH4 के बारे में पूछे तो मैं कहूँगा 12 और 4 16 होता है इसका, तो 16 AMU, 12 कार्बन का, 4 इसका। ऐसे ही आपको मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 पूछे तो मैं कहूँगा 16, बस सिर्फ 16, यूनिट नहीं लगाएंगे। और यही मुझे कहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मैं बोलूँगा कितना, 16 ग्राम, हो गया। ऐसे ही मुझे कहे कोई C6H12O6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 180 AMU, याद भी रखना होता है, ग्लूकोज का 180 होता है। यहाँ पे सिर्फ 180 बोल दूंगा रिलेटिव अगर पूछे तो, लेकिन वही हमें ग्राम पूछे तो 180 ग्राम बोल दूंगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अब देखो, डराने के लिए क्या करेगा कि हमें मतलब क्वेश्चन डराने के लिए आयंस के लिए भी बोल देता है ये लोग, है ना। कई बार जेई वगैरह मतलब क्वेश्चन आता है तो आयंस के लिए भी बोल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो, मैं एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनाता हूँ। अब अगला जो लेक्चर हम लोगों का होगा वो बोर्ड पर होगा, है ना। वैसे पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बोर्ड पे बनाएंगे लेक्चर, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आयंस के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर आयंस, तो देखिए कह सकता हूँ मैं यहाँ पे आयंस, यहाँ पे लिखता हूँ आयंस। अरे आयंस कुछ नहीं है जिसके ऊपर मान, जैसे किसी भी एटम के ऊपर माइनस या प्लस आ जाए उसको आयंस बोलते हैं। जैसे सोडियम है ना, तो इस पर प्लस आ गया तो आयन हो गया, कुछ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा या गेन कर लेगा उसको आयन बोलते हैं। आ जाएगा धीरे धीरे समझ, है ना। तो देखो आयंस के लिए फिर से वही एब्सोल्यूट, देखो इसके पहले एब्सोल्यूट ही था ना, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, अब कहेंगे एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास, एब्सोल्यूट फॉर्मूला मास। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आज से ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आयन शब्द आए तो हमें उसको लिए फॉर्मूला समझना है। उसका मतलब होता है ना फॉर्मल इसका मतलब होता है एक्चुअली, है ना। फॉर्मल का ये मतलब होता है कि इसके ऊपर जरूर आयन है, वो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा लेकिन आयन जरूर होगा। ये फॉर्मल शब्द जो है वो माइनस के लिए ही है, मतलब आयंस के लिए ही है, माइनस या प्लस के लिए है, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास है तो एब्सोल्यूट फार्मूला मास बोलेंगे आयन के लिए। ऐसे ही यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है तो यहाँ पे बोलूँगा रिलेटिव फार्मूला मास। ठीक है, फार्मूला शब्द किसके लिए होता है? आयन के लिए। देखिए जैसे आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे 12th क्लास का जो लेक्चर आएगा हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर, तो इसी चैप्टर में उसका ना बेसिक पढ़ने वाले हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। तो जैसे ही फॉर्मेलिटी शब्द आएगा तो तुम समझ लेना कि वो आयंस के लिए है। मोलारिटी में है ना, मोलारिटी जो है हमारा वही फॉर्मेलिटी होता है ना, बस उसके आयंस के लिए एक्चुअली होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो लिख दूंगा ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। अब देखो मैं आयन क्यों चिल्ला रहा हूँ तब से, जैसे देखो SO4-2 आयन नहीं हो गया, ऊपर -2 आया तो आयन हो गया। अब इसका हमें अगर एब्सोल्यूट बताना है तो कुछ नहीं करो, सल्फर का होता है 16 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 16 × 4। अब इसको जोड़ दो, इसमें माइनस से ऊपर वाले से लेना देना कुछ भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो, सॉरी 16 नहीं होता है, सल्फर का 32 होता है, मैं गलती से 16 लिख दिया। 16 चौका 64 और 32 दोनों को जोड़ेंगे जब तो 96 हो जाएगा, तो 96 AMU बोल देंगे, खत्म। अरे भाई इस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इसके अंदर ये जो अवेलेबल है हमारे मॉलिक्यूल उसी से लेना देना है, बस एक नाम जोड़ दिया है लोग एब्सोल्यूट फार्मूला मास, बट वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ही है ना, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ही है। ऐसे देखो Na+ अगर मैं बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सोडियम 23 ग्राम दिखता ही है, क्या दिक्कत है, आप लिख दो 23 AMU। सोडियम 13 नंबर मतलब 11 नंबर पर होता है, लेकिन मास इसका 23 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन माइनस बोल दे, आयन तो है, नाइट्रोजन कितने नंबर पर होता है 14 नंबर, मतलब 7 नंबर पर होता है, 14 मास होता है, तो हम बोल सकते हैं इसका 14 AMU। माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही Mg जो है हमारे पास, ये Mg+2 अगर कर दें, लेकिन मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, तो मैग्नीशियम हमारा है 12 नंबर पर आता है ना, तो 12 दूना 24 होता है इसका, है ना, तो 24 और ये 12 हो गए, तो 24 AMU। ऐसे ही देखो एक मॉलिक्यूल्स का H3O+ ऐसा पूछ दे, तो H3O+, H3 यानी 3 गो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी 16 और 3 18, सॉरी 16 और 3 19 है ना, 19 AMU। अब यही रिलेटिव पूछे तो क्या करोगे, इसमें से AMU हटा दो, यानी 96, 23, 14, 24, 19। और यही ग्राम फार्मूला मास पूछे तो आपको ग्राम लगा देना है, 96 ग्राम, 23 ग्राम, 14 ग्राम, 24 ग्राम और 19 ग्राम। सिंपल है। तो देखो ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया, है ना, ये बताना बहुत ज़रूरी था, ये पहले नहीं बताते थे लोग, अब सवाल आ रहे हैं नीट में तो इसे बताना ज़रूरी था। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको इसी तरह से जैसे पेज में लिखा हूँ और एक बार ध्यान दे दोगे आराम से आ जाएगा ना। जैसे मोल में हमको यही यूज होता है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, यही यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग हमारा टॉपिक है देखो एक क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन, एक फॉर्मूला है, मतलब पूछ लेता है लोग, रिलेशन बिटवीन किसके बीच, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो मैं एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ट्रिक, रिलेटिव एटॉमिक मास, relation between relative atomic mass and new atomic relative atomic mass, new relative atomic, शॉर्ट में लिखता हूँ मास।
पहले तो आपको इन दोनों के रिलेशन कैसे पूछता है, क्या होता है, उसको छोड़ो। मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ट्रिक ए डैश, यानी मान लो ये रिलेटिव न्यू वाला है, ये पुराना वाला है, इंटू x/12। बस इसको याद करो और इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जेईई मेंस का। ए डैश का मतलब हो गया न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, खत्म। ये ए का मतलब हो गया वो पुराना वाला जो था, ओल्ड, है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको राम राम बोल रहे थे, RAM, है ना, वही। देखो सवाल कैसे पूछता है, फाइंड, देखो मैं क्वेश्चन हिंदी में लिख रहा हूं। अगर 1 AMU को 1/48 एटम कार्बन 12 के रूप में डिफाइन किया जाए तो सोडियम का न्यू RAM, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा अगर ओल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, ये जेईई का सवाल है, बताओ, जेईई में पूछा था। देखो जेईई इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। अगर 1 AMU को 1/48 एटम ऑफ कार्बन 12 माना जाए, माने ऐसे जस्ट इमेजिनरी क्वेश्चन है, तो हमें बताना है सोडियम का नया RAM। तो हमें पता है नया RAM माने A डैश बराबर A इंटू AX/12। अब देखो ये पुराना वाला यहाँ डाल देंगे और जितना टाइम्स है 48, तो यहाँ पे 48 डाल देंगे, खत्म। सॉरी 48, हाँ 48 ही गिवन है क्वेश्चन। तो हम लोग नया वाला निकाल लेंगे, कितना ए कितना दिया है, मैंने 23 है पुराना वाला, तो 23 लिख दिए गुणे, ये कितना दिया है 48। देखो कितना शॉर्टकट बन गया, ये हो गया 12 4 से कटेगा, 23 में 4 से गुणा हो जाएगा, 92 आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब सुनो, मतलब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात मैं करूँ तो देखो हमारे जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव सवाल ना ऐसे ही बनाते हैं लोग। जैसे हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो तो कार्बन 12 को किसी भी चीज़ के रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 को तैयार किए हैं। वो बोले हैं कि मतलब किसी भी एक एटम का अगर तुम्हें मास निकालना है तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 चाहिए, उससे कंपेयर करना होगा, जिसका वैल्यू होता है 1 AMU, जो हम अब पहले पढ़े हैं, है ना। मैंने कहने का मेरा मतलब है कि अगर तराजू से अगर वजन किया जाए तो एक तरफ हम लोग वजन रखते हैं ना किलो, तो वही किलो है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। माने एक एटम को अगर वजन करना है तो आपको कार्बन 12 के 12वां हिस्सा, माने 12 टुकड़ा कर दो। एक इतना बड़ा कार्बन है, इसको 12 टुकड़ा कर दो, देखो 4, देखो मैं 12 टुकड़ा कर दिया ऐसे, है ना। तो 12 टुकड़ा में से एक टुकड़ा निकालोगे, उतना ही बराबर होगा एक एटम का मास। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इमेजिनरी तय किया, कहा कि देखिए अब 1/12 तो तुम मानते थे, अब मानो कि 1/48 एटम ऑफ कार्बन 12 अगर माना जाए तो फिर सोडियम का कितना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम कहे कि ठीक है भाई, हम लोग पहले 12 मानते थे, इसीलिए जितना हम तुम मानोगे उतना को ले आके एक्स की जगह पर रख देंगे, हम लोग ओल्ड वाले को यहाँ रखेंगे और नया वाला एटॉमिक मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल इसमें बनते हैं। अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ से हम लोग
बोर्ड पे लेक्चर मैं शूट करूँगा और यहाँ से मैं मूल कंसेप्ट को तुम्हें बताऊँगा। मूल कंसेप्ट मैं हेडिंग डाल देता हूँ। देखो हमारा मूल कंसेप्ट आएगा, फिर इसमें हमारा आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा आएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में आएगा मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब पढ़ेंगे। एक और आएगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये तीन चीज़ें पढ़ लेंगे तभी आपको कोई भी केमिस्ट्री समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट के बिना कुछ समझ नहीं आने वाला, इसलिए इसको शुरू किए हूँ। उसके बाद कंसंट्रेशन पढ़ाऊँगा तो तुम्हें 12th के सॉल्यूशन नाम के चैप्टर, जिसको बिलियन बोलते हो, उसमें काम आएगा। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ाऊँगा तो उसके जस्ट अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, विद्युत रसायन चैप्टर, उसमें काम आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट्स ये जो है ये सब जगह यूज हो जाते हैं, है ना। अगले लिमिटिंग रिएजेंट यूज हो जाएंगे हमारे केमिकल काइनेटिक नाम का चैप्टर। तो 12th का सारा बेस यही बनाता है, इसलिए ये बताना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग बोर्ड पे लेंगे और सभी क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार पहले ना 20 मिनट में सारा रिवाइज कराएंगे अब तक जितना भी पढ़े हैं, और उसके बाद मोल कंसेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, बस इतना ही आज शूट करते हैं। बाय।